हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 7 खेल और इतिहास। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और टीम के कप्तान थे। उनके नेतृत्व में 1936 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1928 ईस्वी और 1932 ईस्वी में भी स्वर्ण पदक जीते थे। इन मैचों में ध्यानचंद भारतीय टीम में खिलाड़ी के रूप में खेले थे, तब वो कप्तान नहीं थे। 29 अगस्त को उनका जन्मदिन है और इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने हॉकी में जिस बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, उस कारण उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण, जो बहुत बड़ा सम्मान है हमारे देश का, उससे विभूषित किया गया। अब हम देखेंगे खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ। 20वीं और 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी इंटरनेशनल वो बन गए खेल, ओलंपिक प्रतियोगिताएं, जिसमें विश्व के बहुत सारे देश सहभागी हो सकते हैं। इसलिए हम उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी बोलते हैं। एशियाई गेम्स, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ गेम्स, विंबलडन गेम्स जैसी प्रतियोगिताओं में समाविष्ट खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर पूरे विश्व में एक ही समय में किया जाता है। चाहे विश्व के किसी भी पार्ट में ये गेम्स खेले जाते हो, ये प्रतियोगिताएं उनका आयोजन किया जाता हो, लेकिन एक ही समय पूरे विश्व में इनका प्रसारण हो जाता है। इसी को बोलते हैं खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं होते हैं, उन देशों के लोग भी इन खेलों का आनंद ले सकते हैं। जैसे विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के फाइनल में पहुंचने पर विश्व भर के लोगों ने यह मैच देखा था। विश्व के दर्शकों ने खेल की आर्थिक नीतियां बदल दी हैं। शौकिया खिलाड़ी सीखने की दृष्टि से ये मैच देखते हैं। जो शौकिया लोग होते हैं वो बस किस तरह से वो मैच के मूव्स को देखेंगे, इस दृष्टि से वो देखते हैं। दर्शक जो सामान्य लोग हैं वो मनोरंजन के रूप में देखते हैं, वो इससे इंटरटेनमेंट लेते हैं। विविध कंपनियां इन मैचों की ओर विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती हैं। जब किसी भी खेल को पूरे विश्व भर के लोग देख रहे हैं तो नेचुरली उसको विज्ञापन के बहुत सारे अवसर प्रदान हो जाते हैं उससे। खेल में संन्यास प्राप्त खिलाड़ी दर्शकों को मैच की जानकारी देकर समझाने के लिए आते हैं। जो खेल से संन्यास ले चुके होते खिलाड़ी, वो भी खेलों के बारे में लोगों को समझाने के लिए आते हैं। कुछ लोग कमेंटेटर भी बन जाते हैं। अब हम देखेंगे 7.4 खेलों की सामग्री और खिलौने। छोटे बच्चों का मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त होने की दृष्टि से रंग बिरंगे विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं कि छोटे बच्चों का मनोरंजन भी हो जाए और उनको कुछ सीखने के लिए भी मिले, और जिसकी तरफ वो आकर्षित भी हो जाए। इससे जो रंग बिरंगे साधन होते हैं उन्हीं को हम खिलौने कहते हैं। प्राचीन स्थानों पर हुए उत्खनन में तो जो भी हमारे सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, उसमें मिट्टी से बनाए गए खिलौने पाए गए हैं। तो इन खिलौनों को या तो सांचों में बनाया गया है या हाथ से कसकर दबाकर बनाया गया है। प्राचीन समय में भारतीय साहित्य में पुतलियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रक के नाटक का एक संस्कृत के बहुत मशहूर फेमस नाटककार थे शूद्रक। उनका एक नाटक उन्होंने लिखा था, उसका नाम था मृच्छकटिक। मृच्छकटिक का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। तो ये भी एक प्रकार का खिलौना था। कथा सरित सागर ग्रंथ, एक ग्रंथ है कथा सरित सागर। उसमें भी अनेक मनोरंजन खेल और खिलौनों का वर्णन मिलता है। इसमें उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियों का भी वर्णन आता है। कल दबाने पर यानी एक पेंच है, उसको घुमाने पर या चाबी घुमाने पर ये गुड़ियां ऊपर की तरफ उड़ती थी, कुछ नाचती थी और कुछ आवाज प्रकट करती थी। तो इस प्रकार की गुड़ियों का वर्णन कथा सरित सागर में भी मिलता है। तो यानी हम देखेंगे कि किस तरह से इतिहास में भी खिलौनों का उल्लेख है। पहले भारत के अनेक भागों में लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती थी। महाराष्ट्र में ठकी नाम से जानी जाने वाली रंगीन लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती थी। अब हम देखेंगे खिलौने और इतिहास। खिलौनों के माध्यम से इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का बोध होता है। अगर हम खेल देखेंगे, खिलौने देखेंगे, तो इतिहास के बारे में भी हमें कुछ जानकारी उससे मिल जाती है। महाराष्ट्र में दीपावली में मिट्टी के किले या गढ़ बनाने की लंबी परंपरा है। बहुत समय से महाराष्ट्र में दिवाली के अवसर पर बच्चे मिट्टी के किले बनाते हैं। इन मिट्टी के किलों गढ़ों पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सहयोगियों की प्रतिमाएं रखते हैं। फिर उस पर क्या करते हैं, मूर्तियां रखते हैं, प्रतिमाएं रखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके और भी जो दरबारी थे, सहयोगी थे, उनकी प्रतिमाएं रख देते हैं। महाराष्ट्र का इतिहास जिन किलों गढ़ों के कारण निर्मित हुआ, उस इतिहास का स्मरण करने का एक माध्यम है। तो जो लोग इस खेल को देखते हैं, किले बनाते हैं,
वो ये भी देखते हैं कि महाराष्ट्र का कितना गौरवशाली इतिहास है, जिसमें कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने किले बनाए और जीते। इस पूरी इतिहास की जानकारी हमको इस खेल के माध्यम से मिलती है। इटली के पोम्पेई शहर में एक उत्खनन में एक भारतीय हस्ती दंत से बनाई हुई गुड़िया पाई गई। जब इटली के पोम्पेई नाम के शहर में खोदने की प्रक्रिया हुई, जमीन को खोदा गया, तो उसमें इंडिया में बनी हुई हाथी के दांत से बनी हुई एक गुड़िया पाई गई। ये गुड़िया पहली शताब्दी की होनी चाहिए, 1st सेंचुरी एडी की वो गुड़िया है, ऐसा अनुमान है लोगों का, इतिहासकारों का। इसके आधार पर भारत और रोम के बीच चलने वाले संबंधों का अनुमान किया जा सकता है। तो वो जो गुड़िया मिली है इटली में, उससे क्या इतिहास पर प्रकाश पड़ता है कि उस समय 1st सेंचुरी एडी में जरूर भारत और रोम के बीच में किसी प्रकार के व्यापारिक संबंध रहे होंगे। इस रूप में उत्खनन में पाए गए खिलौने प्राचीन समय में विभिन्न देशों के बीच के जो पारस्परिक संबंध थे उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 7 खेल और